ऐसे मसीहा, ऐसी शख्सियत, अगर मैं आज यहां पर खड़ा हूं, अगर मैंने जो शिक्षा पाई है, अगर मैं जो आज बोल भी रहा हूं, तो उस मसीहा की देन है जिनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। बहुत लोगों के बहुत सी चीजें होती है जिनको वो मानते हैं, बहुत से देवी देवताओं को मानते हैं, बहुत से ग्रंथों को मानते हैं। मैं जिस ग्रंथ को सबसे पहले वरीयता देता हूं तो वो भारतीय संविधान है, जिसको मैं सबसे ज्यादा तवज्जो देता हूं। अपने जीवन में अपने माता पिता के बाद जिनको सबसे ज्यादा नतमस्तक करता हूं, तवज्जो देता हूं, तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने उनको अलग अलग जगह पर पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, महानुभावों से सुने होंगे, विचार भी सुने होंगे। ये जो हम जो जयंतियां मनाते हैं, उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है कि उनके विचारों को हम बार बार उकेरी दें, उस समय के कहे हुए विचारों को आज के समय में जोड़ करके देखें। अब जो उस समय में उनके आगे सोचने का नजरिया कितना वास्ट था, कितना बड़ा था, उसको हम तालमेल हम कैसे बैठाएं और उकेरी करने का, उसको प्रचार प्रसार करने का ये अवसर होता है। और ये महीना पूरा लगभग 15 मई तक पूरे देश में अलग अलग विभाग अलग अलग तरीके से इस जयंती को मनाते हैं। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा इसके पीछे यही होता है, जो आने वाली पीढ़ी है वो उनको पढ़ें, वो समझें, वो किस हालात में, कैसी परिस्थिति में पढ़े और देश को इतना बड़ा संविधान, रिटर्न में संविधान उन्होंने दिया। और जहां तक प्रियम्बल में जो चीजें उन्होंने रखी हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक आध दिन का अध्ययन नहीं था, उनका बहुत ही बड़ा अध्ययन था। उसको कलमबंद उतारना, एक ही विषय पे मैं सिर्फ बात करूंगा। समाजवादी बहुत हुए हैं, देश में भी हुए हैं, विदेश में भी हुए हैं, पूरे विश्व में हुए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सबसे बड़े समाजवादी थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने कहा ही नहीं, सिर्फ 3 शब्दों में उन चीजों का विवेचन किया, लोगों को बताने का प्रयास किया। सबसे पहले शिक्षा, दूसरा धन और तीसरा शक्ति या पावर आप कह सकते हैं। उनका यह मानना था कि अनपढ़ लोगों का देश है। यहां की छवि बाहर के देशों में बहुत खराब थी, लोगों को अपने अधिकार नहीं पता। अगर इस देश में शिक्षा आएगी, शिक्षा का फैलाव होगा, तो लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे। और सचेत होने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, अब जो शिक्षा रूपी जो दूध पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। ये इसलिए कहा था क्योंकि किसी को किसी के अधिकार के बारे में पता ही नहीं था। और आज के समय में अगर हम जोड़ करके देखते हैं, आज के समय में हम अगर उसको जोड़ करके देखते हैं, तो शिक्षा इस देश की आज किस हालत में है। कितने लोग होंगे जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं? कृपया जरा हाथ खड़े करके बताएंगे। थैंक यू। और आज के हालात कैसे हैं? अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए जिस तरह के हालात बने इन सालों में, आप तो देश की राजधानी में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं देश के में, क्या गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? आज के समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना
इतना आसान काम नहीं रह गया है। लेकिन उन्होंने उस समय पे कहा था कि शिक्षा का बहुत बड़े बजट का हिस्सा शिक्षा में जाना चाहिए, शिक्षा को देना चाहिए। जो लोग संविधान के अनुरूप काम कर रहे थे वो कितना कर रहे थे, इससे आप आकलन कर सकते हैं। दूसरा था धन। कुछ लोगों के पास तो धन रखने का अधिकार ही नहीं था। कुछ लोग सिर्फ मजदूरी में ही अपना पेट भर के अपना जीवन यापन करते थे। कुछ राजा महाराजा, एलीट क्लास, जमींदार, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पैसा था। तो बाबा साहब ने शिक्षा के साधक, शिक्षा में एक बराबरी आएगी, सबको ज्ञान बढ़ेगा। दूसरा था धन। अगर धन या इस देश की धरोहर जितना भी यहां पे धन है वो सभी लोगों के पास उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसी के हिसाब से एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देश के बहुत से चीजों का आप बैंक ले लीजिए, राष्ट्रीयकरण हुआ और राष्ट्रीयकरण के बाद बहुत से संस्थान बने और उस संस्थान के आधार पर ही लोगों को शिक्षा के बाद रोजगार मिला। लेकिन आज के समय में आर्थिक गैर बराबरी, आप अंदाजा लगा सकते हैं देश का धन कितने लोगों के हाथ में है और कितने लोग मुफलसी में जी रहे हैं। यह चिंतन करने का विषय है, यह सोचने का विषय है। इन चीजों के बारे में हमें लोगों को अवगत कराना चाहिए, अपने समाज में जाना चाहिए। जिनके पास धन नहीं है उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए अगर आपके भी इसमें भागीदारी है, आपकी भी इसमें हिस्सेदारी है। रोजगार मिला, लेकिन आज रोजगार की स्थिति क्या है? जो सैंक्शन पद हैं आज की तारीख में, शेड्यूल कास्ट के जो 50% पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। एसटी के 70% पद खाली पड़े हुए हैं। चिंतन करने की वजह से सेम करने की जरूरत है, उसमें काम करने की जरूरत है। ओबीसी में 20% पद खाली पड़े हैं। पड़े हुए लोग रोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी घूम रहे हैं। इस पे काम करने की आवश्यकता है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। रोजगार होगा तो अपना जीवन यापन होगा। आप लोगों को रोजगार मिला तो आप सक्षम हुए, यहां तक आए और दिल्ली में निर्माण भवन जैसी बिल्डिंग में आप कार्यक्रम अपना कर रहे हैं। अगर शिक्षा नहीं पाई होती तो यहां तक आने का आपको अवसर ही नहीं मिलता। और तीसरा था शक्ति और पावर। पहले राजा रजवाड़ाओं के पास ही हक था, सामंतवाद था। उसको खत्म करने के लिए यह प्रणाली आई, लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में पावर किसको दी? जनता को पावर दी। अब जनता ही बनाएगी, जनता ही चलाएगी। लेकिन आज के समय में मैं इस पे कहूंगा कुछ नहीं, ये आप अपने अंदर से सोचिए, विचार कीजिए और चिंतन कीजिए। एकाधिकार नहीं होना चाहिए। एकाधिकार किसी का किसी भी चीज पर नहीं होना चाहिए। जितने संस्थान चेक एंड बैलेंस के बने हैं इस देश में, जो व्यक्ति उस संस्थान पे बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मैं आपको विनती करना चाहूंगा, आप व्यक्तिवाद की तरफ मत जाइए। उस कुर्सी को नमन कीजिए जो उस कुर्सी का ठीक से इस्तेमाल करके लोगों को, हितों को, उनके अधिकारों को पहुंचाने का काम कर रहा है। माननीय कमीशन के चेयरमैन किशोर मकवाना जी लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं, लेकिन यह भी है कि उनकी लिमिटेशन भी है। लेकिन हम उनसे भी विनती जरूर करेंगे। सीपीडब्ल्यूडी जो अपना कार्यक्रम करते हैं इसलिए कर रहे हैं कि एम्प्लॉइज का भी कुछ ना कुछ हित सज जाए। तो गुजारिश है कि उनके कुछ इशू ऐसे हैं उन पे अपनी दृष्टि रखेंगे। और साथी मेरे पीछे आ गए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। आपने बहुत तल्लीनता से सुना। एक चीज जाते जाते मैं और जरूर कहूंगा, एक आदमी की वोट के जमीर की कीमत
उसके न्याय की कीमत लोगों ने 1,000 2,000 रुपए तय कर दिया, रख दिया। तो सत्ता में कौन जाएगा, शक्ति में कौन जाएगा? आपसे गुजारिश है, एक मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के वोट चाहे किसी को भी दे, एक योग्य आदमी को बनाने का काम करें। अपने वोट को अद्धे में, पौवे में, मुर्गे में, 100 रुपए में, 1,000 रुपए में, 200 रुपए में बेचने का काम ना करें। अगर थोड़ा सा भी काम कर लेंगे तो आज का ये कार्यक्रम हमारा सार्थक समझाएगा। जय भीम, जय भारत।